एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विक्टोरियस एजुकेशन एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस पर। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। झीलें, जलप्रपात। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश की मिट्टी भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं, क्योंकि टॉपिक ज़्यादा है, समय ज़्यादा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करें। ये दिया गया है मध्य प्रदेश के सारे जो जलप्रपात है प्रमुख, उनका एक ओवरव्यू, जिसमें सबसे ऊंचा जलप्रपात जो आता है वो बहुत ही जलप्रपात आता है। वो ऐसे याद करो कि बहुत ही ऊंचा है। चलिए अब हम लोग एक एक करके जलप्रपात पढ़ते जाते हैं और उनकी जो है लोकेशन भी हम लोग देखते जाते हैं। तो जो बहुती जलप्रपात है वो महूगंज जिले में ओदा या सेलार नदी पर है। कैसे याद करेंगे कि भैया बहुत ही सेल हो रही है। क्या हो रही है? बहुत ही सेल हो रही है। तो बहुत ही सेल हो रही है महूगंज में, क्योंकि नया नया जिला बना है महूगंज, तो इसलिए बहुत ज्यादा सेल वहां पर हो रही है। कभी कभी कंफ्यूजन के लिए क्या होता है, आपको सेलर नदी की जगह ओदा नदी दे दी जाती है कि भैया हमारे ओदे से ज्यादा सेल हो रही है महूगंज, क्योंकि नया जिला बना है इसलिए। ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 198 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। अब चचाई जलप्रपात, हमको इसमें ट्रिक से याद कर लिया तो हमको इसको मुझे नहीं लगता सिनॉप्सिस में लिखने की जरूरत है। चचाई जलप्रपात रीवा जिले में बीहड़ नदी पर स्थित है। 130 मीटर की ऊंचाई है। यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कैसे याद करेंगे कि भैया बहुत ही भीड़ है, बहुत ही भीड़ है चाचा, भीड़ है चाचा, भीड़ है चाचा, रीवा को लेके मत जाओ। कहाँ मत जाओ? रीवा को लेके मत जाओ, क्योंकि 130 मीटर ऊंची जगह है। 130 मीटर ऊंची जगह है चच्चा, भीड़ भी बहुत है, रीवा को लेकर वहां पर मत जाओ। ठीक है। केवटी जलप्रपात, क्यूटी कौन है? हमारी रीवा क्यूटी है, तो रीवा जिले में होगा तमस। ठीक है, तमस। तो ये क्या होती है, देखो हमारी जो रीवा है वो बहुत ज्यादा क्यूट है, लेकिन वो उसकी जो बॉडी है वो तमस है, मतलब उसको बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ये जलप्रपात रीवा जिले में तमस की सहायक नदी महाना नदी पर स्थित है। और यहाँ मकर संक्रांति पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। देखो रीवा क्या है? महान है और क्यूटी है। ऐसे याद करो, रीवा जो है वो महान है और क्यूटी है। रीवा क्या है? महान भी है और क्यूट भी है। ठीक है। चूलिया जलप्रपात, ये हम पढ़ के आए हैं, हमारी चंबल नदी जब हमने पढ़ी थी, कि जो ये जलप्रपात है राजस्थान के भैंसरोडगढ़ में चंबल नदी पर स्थित है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसे भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 29 मीटर है। ये हमारे मध्य प्रदेश में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि अगर भारत का जो जियोग्राफी है उससे पूछा जाए तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर जिले में स्थित है। अब आता है सहस्त्रधारा जलप्रपात, हम पढ़ के आए हैं, हमारी नर्मदा नदी पर सहस्त्र धाराओं में बटी हुई है, खरगोन में है, और ये 8 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। ये हम पढ़ के आए हैं, तो हम फिर से समय व्यर्थ नहीं करेंगे। धुआंधार जलप्रपात पढ़ के आए हैं, धुआं धुआं हो गया था भेड़ाघाट में, नर्मदा नदी के ऊपर, 18 मीटर ऊंचा है, संगमरमर के लिए जगह पर प्रसिद्ध है, हम सभी को पता है ये बात। कपिल धारा अनूपपुर जिले में, हमने बहुत सारी धाराएं पढ़ी थी, नर्मदा जी पढ़ी थी जब, तो मुझे नहीं लगता है इनको समय देने की आवश्यकता है। कपिल धारा जलप्रपात अनूपपुर जिले के नर्मदा के उद्गम स्थान अमरकंटक से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर दूरी पर नर्मदा नदी पर स्थित है। रनहे जलप्रपात, जो अब देखो ये वाला नया, ये भी हम पढ़ के आए हैं। जब हमने कैन नदी पढ़ी थी ना, तो रनहे जलप्रपात भी हमने पढ़ा था। तो रनहे जलप्रपात जो है वो छतरपुर जिले में केन और खद्दर नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात है। रनहे जलप्रपात के निकटतम जो एयरपोर्ट है वो खजुराहो। कैसे याद करेंगे? स्नेह, ऐसे याद करो, स्नेह है केन और खद्दर से, हमको केन और खद्दर से हमको स्नेह है, इसलिए उनको हम छतरी लगाकर चलते हैं। हमको क्या है, केन और खद्दर से बहुत ज्यादा स्नेह है और हम उस पर छतरी लगाकर चलते हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पाताल पानी जलप्रपात जो है इंदौर जिले में चोरल नदी के समीप स्थित पहाड़ी झरना है। देखो ये पहाड़ से गिरता हुआ झरना, ये एक पिकनिक स्पॉट भी है। और पाताल पानी टांटा भील का समाधि स्थल भी यहीं पर है। वहीं पर एक जलप्रपात है, लोग बहुत घूमने जाते हैं, इंदौर जब भी जाएंगे लोग यहाँ पर जाते ही जाते हैं। जमुना जलप्रपात, इस जलप्रपात को बी फॉल्स भी कहा जाता है। ये होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी में स्थित है। जमुना जलप्रपात के द्वारा पंचमढ़ी शहर में जल आपूर्ति की जाती है। देखो बी फॉल्स किसको कहा जाता है? जमुना जी को कहा जाता है, ये पंचमढ़ी में स्थित है। ठीक है। अब अप्सरा, अब जैसे जमुना वहां है तो अप्सरा भी वहीं जाएगी। ठीक है। ये भी जलप्रपात पंचमढ़ी में स्थित है, इसको परी फॉल्स कहा जाता है। अप्सरा और परी एक जैसी होती है, परी भी हम वही चीज होती है, अप्सरा
सुंदरता के मामले में होती है, परी कुछ कुछ जो है मतलब जादू वगैरह कर पाती हैं, पर एक साथ याद रह जाएगा ये चीजें। भालकुंड जलप्रपात, राहतगढ़ जलप्रपात हम अच्छे से पढ़ के आए हैं, हमारी बेतवा नदी की सहायक नदी जो है बीना नदी उस पर ही स्थित है और सागर के राहतगढ़ नामक स्थान पर है। ठीक है, ये थोड़ा नई चीज आई है, इसको सिनॉप्सिस में लिख लीजिएगा कि भैया जो अमरगढ़ जलप्रपात है भोपाल से 65 किलोमीटर दूर सीहोर जिले में स्थित है। मतलब जो सीहोर वाले लोग हैं ना वो अमर हो गए हैं। क्या हो गया, सीहोर वाले जो लोग हैं वो अमर हो गए। ठीक है, 150 फीट ऊंचा अमरगढ़ जलप्रपात वर्षा ऋतु में प्रमुख पिकनिक स्पॉट बन जाता है। ठीक है, अब कुछ एक जलप्रपात हम पढ़ के आए हैं लेकिन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। पूर्व जलप्रपात हम पढ़ के आए हैं कि तमस नदी रीवा में है। पियावन जलप्रपात बीहड़ नदी रीवा में है। हम इनका ट्रिक भी देख के आए हैं पिछले वीडियोस में। बेलोही जलप्रपात गोरमा नदी रीवा में, ये थोड़ा नई चीज है, ये हमने नहीं पढ़ी थी। बेलोही गोरमा रीवा, देखो गौर करो रीवा पर कि वो बैल के साथ खड़ी है। ऐसे याद कर लो कि गौर करो रीवा पर वो बैल के साथ खड़ी है। तो बेलोही जलप्रपात जो है हमारे गोरमा नदी पर रीवा जिले में है। ठीक है, पांडव जलप्रपात केन नदी पन्ना में है। गाथा जलप्रपात केन नदी पन्ना में है। लक्ष्मण धारा, दुग्ध धारा, शंभू धारा और जारवानी जो है, जारवानी थोड़ा गुजरात में पड़ जाएगा, बाकी ये तीनों जो है अमरकंटक नर्मदा नदी पर है। दर्दी जलप्रपात खंडवा में स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है ये। ठीक है, हमने इसको भी सिनॉप्सिस से याद करा था। झाड़ीदार जलप्रपात जो है चंबल नदी इंदौर में स्थित है। शीतला माता चंबल नदी इंदौर में स्थित है। ठीक है, गांगुलपारा जलप्रपात बेनगंगा के समीप पहाड़ी झरना है ये, और ये बालाघाट जिले में स्थित है। ठीक है, अब आते हैं सुल्तानगढ़। देखो ये सारी चीजें हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, अब इसमें कुछ भी नई नहीं थी। सुल्तानगढ़ जो जलप्रपात है वो शिवपुरी पार्वती नदी पर है। ऊषा जलप्रपात, ये थोड़ा नई चीज आई है। ऊषा जलप्रपात जो है जमदार नदी टीकमगढ़ कुंडेश्वर में। देखो दो नई चीज मिली मुझे यहाँ पे, बाकी हम सब पहले से पढ़ के आए हैं। हाँ, एक तो मिला है हमको अमरगढ़ जलप्रपात और एक मिला है हमको ऊषा जलप्रपात, जो कि थोड़ा नया नया था, हमने पढ़ा नहीं था। तो ऊषा जमदार नदी टीकमगढ़ कुंडेश्वर लिख लीजिएगा। इसी के साथ साथ जो अमरगढ़ जलप्रपात है उसको सीहोर में लिख लीजिएगा कि सीहोर के लोग तो अमर हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग। ये कुछ एक पजल्स दे रखी है फॉर मेकिंग बुक अट्रैक्टिव। अब हम पढ़ लेते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख झीलें और तालाब। तो देखो शिवपुरी में 3 सागर हैं। ये सागर जो है सांख्य सागर, माधव सागर, जादव सागर, देखो ये तीनों याद एक जैसे हैं। माधव, जाधव, सांख्य, शिवपुरी। ठीक है, नरसिंहगढ़ में जो चिड़ी खो है उसको मालवा ए कश्मीर कहा जाता है। ये राजगढ़ जिले में है, नरसिंहगढ़ करके एक जगह, जो जिसको जहाँ पर चिड़ी खो करके एक जगह है, उसको मालवा ए कश्मीर कहा जाता है। लाख बंजारा झील सागर में, देखो सागर में मुझे लाखों का हीरा मिला है साथियों। सागर में मुझे जो है लाखों का हीरा मिला, तो सागर में हो जाएगा हमारा लाख बंजारा। बहुत साल भोपाल में है। सिरपुर और यशवंत सागर तालाब इंदौर में है दोनों। मुंज सागर, कापूर सागर, मांडू धार में है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, इनका जो है डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। सबसे मेन इम्पोर्टेंट है हमारी भोजताल। भोज भोजताल भोपाल शहर में स्थित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। भोजताल का निर्माण परमार राजा भोज द्वारा कोलांस नदी पर मिट्टी का बांध बनाकर कराया गया था, जिसका प्रभावित जल कालिया सोत नदी में जाता है। देखो ये दोनों नदियां को नाम लिख लेना आप कि भैया कोलांस नदी पर मिट्टी का बांध बनाकर राजा भोज ने इसका निर्माण कराया था, और इसका जो जल प्रभावित होकर जो जाता है वो कालिया सोत नदी में जाता है। देखो सिनॉप्सिस बनाना बहुत जरूरी है, सिनॉप्सिस बनाते चले, कोई फायदा नहीं है आपका वीडियो देखने से अगर आप सिनॉप्सिस नहीं बना रहे हो। मार्च 2011 तक झील को अपर झील या बड़ा तालाब के रूप में जाना जाता था। राजा भोज के सम्मान में इसका नाम बदलकर भोजताल कर दिया गया। देखो पहली चीज इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा तालाब है, झील है। दूसरी नदियों का नाम लिख लिया आपने। तीसरा 2011 लिख लेना कि 2011 में इसका नाम परिवर्तित हुआ था। भोपाल को झीलों की नगरी के रूप में स्थापित करने के लिए झील पर एक स्तंभ पर तलवार के साथ खड़ी राजा भोज की एक विशाल मूर्ति भी स्थापित की गई है। ये 2002 में रामसर भूमि आर्द्र भूमि क्षेत्र में शामिल है। अब आता है लाखा बंजारा झील। लाखा बंजारा झील बुंदेलखंड क्षेत्र में सागर शहर में, हमने पढ़ लिया था कि भैया जिसको सागर झील भी कहा जाता है। तो लाखों का हीरा कहाँ से मिला हमको, सागर से मिल गया था। ठीक है, अब देखो लोकपाल सागर झील। ठीक है, अगर हमको पन्ना भी मिल जाए, पन्ना भी एक अमूल्य वस्तु होती है, अगर पन्ना भी
मिल जाए तो हम लोग को पाल सकते हैं, जो लोग हमारे साथ रहते हैं ना उनको हम सब पाल सकते हैं, ठीक है। तो पन्ना के राजा लोकपाल सिंह ने अपने नाम पर लोकपाल सागर लेक का निर्माण करवाया था। इससे 500 हेक्टेयर से अधिक की भूमि कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है। ग्वाल सागर देखो, अब जो ग्वाल सागर झील है वो टीकमगढ़ जिले में स्थित है। देखो, ग्वाला अगर टिक गया ना तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर ग्वाला टिक गया ना तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसका निर्माण चंदेल राजा मदन वर्मा ने कराया था। तो ये आपको याद नहीं रहेगा कि मदन वर्मा ने ग्वाल सागर का निर्माण करवाया था, तो इसको लिखना है आपको को सिनॉप्सिस में, ठीक है। धर्म सागर, देखो पन्ना अगर अपने को मिल गया तो हम लोग का पालन भी कर सकते हैं और कुछ धर्म के काम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोगों को पालने के लिए सब चीजें ही खरीदेंगे, हम लोग धर्म का काम भी तो करेंगे ना, धर्म भी तो करेंगे ना। मदार शाह धार्मिक सूफी संत की स्मृति में यह धर्म सागर लेक बनवाया गया था, ठीक है। सूफी संत मदार शाह थे, उनकी स्मृति में इसका निर्माण हुआ था। अब मुंज सागर लेक है, तो धार जिले के मांडू में परमार वंश के राजा वागपति मुंज ने इस झील का निर्माण करवाया था। देखो, वागपति मुंज नाम नहीं है, धार जिले में है, मोस्टली लोगों को पता ही होगा। मुंज सागर लेक खुद का नाम है। अब ये थोड़ी नई चीज आ जाती है कि हनुमान ताल कहाँ पर है, तो हनुमान जी में क्या था, बल था, याद हो गया हमको। हनुमान ताल कहाँ पर होगा, जबलपुर में होगा, क्योंकि बल है हनुमान जी में। प्राचीन समय में जबलपुर शहर में 52 तालाब में 84 तलैया थी। इन तालाब और तलैयों का निर्माण गोंड शासकों ने करवाया था। वर्तमान में केवल कुछ खास ताले सुरक्षित है, बाकी जगह शहरीकरण हो गया है, ठीक है। साग के सागर माधव जादव हम पढ़ के आए हैं, सब शिवपुरी में है, ठीक है। 1918 में मनिहार नदी से बनाया गया था। जो साग के सागर झील है और जो माधव सागर झील है, दोनों को 1918 में मनिहार नदी से बनाया गया था। लिख लो सिनॉप्सिस में, 1918 मनिहार नदी, साक्य एंड माधव, ठीक है। यह झील माधव राष्ट्रीय पार्क के पास ही स्थित है, ठीक है। रानी तालाब, अब हमारी रीवा बेटी क्या है, रानी की तरह है, हमने उसको रानी की तरह पाला है ना रीवा को, तो ठीक है। भले वो तंबाकू खाती है, हम आगे चल के किसी याद करेंगे कि रीवा तंबाकू खाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा तंबाकू रीवा में होता है। भले वो तंबाकू खाती है लेकिन वो है तो रानी ना हमारी। तो रीवा बेटी क्या है हमारी, तंबाकू खाती पर वो है रानी हमारी। झील के पश्चिम में देवी काली का एक मंदिर भी स्थित है। अब आता है गोविंदगढ़ तालाब। देखो, गोविंदगढ़ जो जगह है ना, याद कर लो रीवा में है, क्योंकि हाँ सबसे ज्यादा आम जो होंगे ना वो रीवा में ही होंगे। तो गोविंदगढ़ करके एक जगह है जहाँ पर आम भी बहुत होते हैं, तो ये तो हमको याद कर ही लेना है। इसको इसी कोई ट्रिक ना रहे तो भी याद कर लो, बार बार ही वर्ड आने वाला है, गोविंदगढ़ रीवा। यह तालाब महाराजा रघुराज सिंह जुदेव द्वारा बनवाया गया था। गोविंदगढ़ रीवा के महाराजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा है। अब संग्राम सागर लेक आती है, तो संग्राम सागर जो लेक है वो जबलपुर में है, ठीक है। अब जिन लोगों के पास बल होगा, हनुमान जी के पास बल जैसे था, तो वही लोग तो संग्राम कर पाएंगे ना। जैसे संग्राम नहीं हुआ था, महासंग्राम रावण और राम के बीच में, जिन लोगों में बल होता है वही लोग तो संग्राम कर पाते हैं। शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित इस झील का निर्माण 15वीं शताब्दी में गोंड शासक संग्राम शाह ने करवाया था। चिड़ी को अभी पढ़ के आए हैं, ये राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में है, और नरसिंहगढ़ को चिड़ी को भी कहा जाता है, मालवाई कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। देखो, नरसिंहगढ़, चिड़ी को, मालवाई कश्मीर तीनों एक साथ ही याद कर लो, ठीक है। अब चलो हम कुछ पढ़ लेते हैं एग्जाम हेल्प के लिए। 52 ताल का शहर किसको कहा जाता है, जबलपुर को कहा जाता है। प्राचीन समय में जबलपुर शहर में 52 तालाब में 84 तलैया थी। जबलपुर में हनुमान ताल, रानी ताल, गलुआ ताल, देव ताल, सपा ताल, माड़ो ताल, आधार ताल, गंज ताल, परशुराम कुंड, संग्राम सागर झील जबलपुर जिले में स्थित है। देखो, जैसे जिस ताल का हमको पता है कि वो कहाँ है, उसका तो उसी जिले में लगाना, लेकिन जिसका नहीं पता हो, मान लो कभी गलती से ऐसा आ गया, तो तुक्का लगाना हो तो जबलपुर ही लगा के आना, क्योंकि ज्यादातर ताल जबलपुर में ही स्थित है, ठीक है। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, हमारे भोपाल को कहा जाता है। लोअर झीलें, अपर झीलें हैं, शाहपुरा झील है, मनीषा झील है, मोतिया तालाब भी यहीं पर स्थित है। इनमें से जो भी नाम आपको याद ना रहे सिनॉप्सिस पे लिख लीजिएगा, ठीक है। कि भैया शाहपुरा झील भी हमारी भोपाल में है, मनीषा झील और मोतिया तालाब भी हमारा भोपाल में ही है। अब देखो, ये चीज में हम पढ़ के आए ऊपर कि शिरपुर तालाब और यशवंत सागर तालाब जो है इंदौर में है, सिरपुर झील रामसर भूमि में शामिल है। हम आगे चल के इनकी डेट भी याद करेंगे कि जो रामसर साइट्स में हमारे मध्य प्रदेश से इंक्लूडेड है, उनकी डेट्स भी हम याद करेंगे। सांख्य सागर, जादव सागर, माधव सागर, शिवपुरी पढ़ के आए हैं, मुंज सागर, कापुर सागर, मांडू,
धार में है, बागपति मुंजू ने इसका निर्माण करवाया था। चलो यहीं आ गया वो। देखो, मध्य प्रदेश में अब तक 4 आर्द्रभूमि क्षेत्र घोषित हो चुके हैं। आई थिंक एक और घोषित कर चुका है तवा करके। मैं इसको चेक करके टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी। ठीक है, मुझे याद है क्योंकि और बड़ा है, एक और 5 हुए हैं। तवा ही है शायद, वो तवा ही एक क्षेत्र है जिसको 5वां आर्द्रभूमि क्षेत्र घोषित किया गया है। चलो मैं देख के बताऊंगी। भोपाल लैंड 2002 में, सांख्य सिरपुर यशवंत 2022 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा रामसर जो आर्द्रभूमि है वो सिरपुर है। ठीक है, और सबसे बड़ा हमारा भोजताल है। ठीक है, मतलब सिर जो है वो छोटा पार्ट होता है, दूसरे पार्ट तो बड़े होते हैं। तो याद कर लो। चलो तीसरे टॉपिक पे हम आ गए हैं। बिना समय व्यर्थ करे हम लोग मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ पढ़ लेते हैं। और मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बाद देखो, हमारा जो गोल है भैया इस परीक्षा धाम की बुक को कंप्लीट करने का, वो है नवंबर पूरा और दिसंबर में, हम लोग दिसंबर लास्ट तक हमको ये बुक कंप्लीट करनी है। ठीक है, विथ सिनॉप्सिस। ज्यादा से ज्यादा हमारे 4 से 5 पन्नों के सिनॉप्सिस बनेंगे और हम इस बुक को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, अब मध्य प्रदेश की जो मिट्टियां हैं वो मुख्यतः काली, लाल पीली मिट्टी, मिश्रित मृदा, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी होती है। अब ये में सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको देख लो पहले तो। देखो, जलोढ़ या कछारी मिट्टी वाला जो क्षेत्र है वो ये वाला है, क्योंकि नदियां यहाँ पर बहती है और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कर देती हैं। देखो, अब ये वाला जो क्षेत्र है ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ पर जो क्षेत्र है वो लाल मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है संक्रमण का क्षेत्र, यहाँ पर मिश्रित मतलब सारी मिट्टियां मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो काली जो मृदा है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। पहली तो गहरी काली, ऊपर जो रहेगी बहुत गहरी काली रहेगी। ठीक है, मैं पेन भी यूज कर लेती हूँ ना। फिर साधारण काली, मतलब बीच वाला जो क्षेत्र है ना, वहां पर साधारण काली रहेगी। फिर उससे कम यहाँ पर छिछली काली मिट्टी रहेगी। ठीक, कैसे याद करा हमने? ऊपर गहरा काला, साधारण काला, फिर नीचे हमारा छिछला काला हो गया। अब देखो लेटराइट मिट्टी, फिर लाल पीली मिट्टी कर लेते हैं। लाल प्लस पीली तो हो ही गया है। ठीक है, अब यहाँ पर पीली भी रहेगी, लाल भी रहेगी और ये ब्लैक भी आके मिल जाएगी। लेटराइट मृदा यहाँ पर पाई जाती है। चलो अब हम जल्दी से इनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि भाई कितना क्षेत्रफल है, क्या है, सारी चीजें। देखो, ये बुक आपके पूरी क्वेश्चन सही करवा दे पेपर में, मैं इसकी गारंटी नहीं लेती हूँ। मैंने गारंटी क्या ली है, अगर आप इस बुक को पढ़ने के बाद पुणेकर से ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं, जो पुणेकर ऑब्जेक्टिव बुक होती है बहुत बड़ी आती है, थोड़ी महंगी भी आती है, 300-400 तक आपको पड़ जाती है। लेकिन अगर आपने वो बुक लगा ली, मध्य प्रदेश का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे नहीं बनेगा, फिर चाहे वो कोई सी भी एग्जाम हो, क्योंकि उसमें इतने सारे क्वेश्चन कवर कर दिए गए हैं पिछले साल के। फिर चाहे वो पटवारी में क्वेश्चन आया हो, वो एमपी कांस्टेबल में आया हो, एमपी एसआई में आया हो, मध्य प्रदेश से रिलेटेड सारे एग्जाम के क्वेश्चन उस बुक में मिल जाते हैं। तो आप अगर वो बुक लगा रहे हैं तो ही आप मान के चलिए कि आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। अदरवाइज आप सिर्फ 50% पे हो, और अगर आप ये बुक पढ़ के केवल जा रहे हो एग्जाम हॉल में या फिर टेस्ट सीरीज लगाने के लिए, तो सिर्फ आप 50% स्कोर कर पाओगे। क्योंकि होता क्या है, ये जो बुक है ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, हमको सारी चीजें समझ भी आ रही है, लेकिन कुछ एक फैक्ट ऐसे होते हैं जो केवल वहीं से पता चलते हैं, जो ऑब्जेक्टिव जब हम लगाते हैं। और इतना समय भी नहीं है, क्योंकि हम लोग ये वाली बुक भी कर रहे हैं, परीक्षा धाम भी, और हम लोग घटना चक्र भी साथ साथ चला रहे हैं। तो इन सब चीजों के साथ साथ ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे ऑब्जेक्टिव लगवा दूं। ठीक है, अगर समय बचता है, और हालांकि समय नहीं ही बचेगा, क्योंकि अभी हमें सारी यूनिट्स करनी है कंप्लीट। हम अगर सारे यूनिट्स के ऑब्जेक्टिव भी लगाने बैठ गए साथ, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव का काम आपका है, आपको पुणेकर से ऑब्जेक्टिव लगाना है। इट्स माई वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप पुणेकर से ऑब्जेक्टिव लगाएं, क्योंकि वो बहुत अच्छी बुक है। अगर किसी के पास परीक्षा धाम की ऑब्जेक्टिव बुक हो तो वो भी लगा सकता है। ठीक है, चलिए, ये काली मिट्टी है। इसका जो निर्माण है वो बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से होता है। मैं ब्लैक कलर के पेन का यूज करती हूँ इसमें, ठीक है। ओके, निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से हुआ है। हम लोग पढ़ के आए हैं, जब हमने रॉक्स पढ़े थे ना मध्य प्रदेश के, तब हम पढ़ के आए हैं बात। अन्य नाम देखो, ये सारे अन्य नाम अलग दे दिए हैं, तो अभी हम सिनॉप्सिस में यहाँ से नहीं लिखेंगे तो भी इधर से लिख सकते हैं। इसमें सारा सिनॉप्सिस दे रखा है ये वाला पार्ट में। सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी है, हम देख के आए हैं, 47% में पाई जाती है। ठीक है, सोयाबीन, कपास और मूंगफली
जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। मालवा के पठार और निमाड़ क्षेत्र में ये जो मिट्टी है इसका विस्तार है। इसी के साथ साथ अन्य विशेषताएं अगर हम देखें तो सेल्फ प्लगिंग होती है और इसका जो रंग है काला। देखो रंग का कारण भी हम एक बार सिनॉप्सिस में अलग से पढ़ लेंगे। इसका कारण होता है टेटनीफेरस मैग्नेटाइट और काली मिट्टी में लोहे की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। जो लोहा होता है ना उसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है हमारी काली मिट्टी में। ठीक है, चलिए इसी के बाद में साधारण काली, गहरी काली और छिछली काली के क्षेत्र हमने देख लिया है। अब मैं आपको क्या लिखवा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रही हूँ, आप अपने सिनॉप्सिस में लिख लीजिए इसको करके, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। देखो अगर मैं बात करूँ हमारी मिट्टियों का, तो हमारी मिट्टी हमने पढ़ ली कि 47% है, जिसमें से 37% जो मिट्टी है ना, एक मिनट रुकिएगा, 37% जो मिट्टी है वो साधारण काली मिट्टी है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्षेत्र में मतलब हमारी साधारण काली पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में फिर 7% जो आता है, जो 7% भाग बचता है वो जो है छिछली काली का है। फिर जो गहरी काली आती है ना वो 3.5% है। ठीक है, अब देखो 37% साधारण, 7% छिछली काली, 3.5 गहरी काली, ये याद हो गया। आई होप आपको याद हो गया होगा। एक और फैक्ट लिखवा रही हूँ एक्स्ट्रा। अरे यार ये भी डिलीट हो गया इसके साथ तो, अरे यार शिट। चलो कहाँ लिखवाऊँ मैं, यही लिखवाने की कोशिश करती हूँ थोड़ा बड़ा करा के इसको। 400 हेक्टेयर, 400 लाख हेक्टेयर में साधारण काली पाई जाती है। ठीक है, 57 लाख हेक्टेयर में जो है छिछली काली पाई जाती है और 3.5 लाख हेक्टेयर में, ये लाख है, सारे लाख हेक्टेयर है। ठीक है, 400 लाख हेक्टेयर में हमारी गहरी काली, यहाँ वैसे दिख जाएगा ना ब्लैक कलर तो सब पे छा जाता है। चलो साधारण काली जो है 37%, 400 लाख किलोमीटर निमाड़ और उत्तरी मालवा में। वहीं फिर मालवा क्षेत्र में गहरा काला 3.5 लाख क्षेत्र में ही पाया जाता है ये। 7% छिछली काली 37 लाख। ये नया फैक्ट है, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि। ठीक है, अब एक एक्स्ट्रा फैक्ट और मैं बता देती हूँ यहीं पर, जो याद ना रहे ना सिनॉप्सिस में लिखते चलिए। पहले तो ये पढ़ लेते हैं बॉक्स हमारा, सारी जो मदाएं हैं। चलो सारी मदाएं पढ़ने के बाद ही सिनॉप्सिस में लिखना है, तो आप इसको बाद में पढ़ते हैं। एक फैक्ट और लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ। देखो जो हमारी ब्लैक सॉइल होती है, जो ब्लैक सॉइल होती है वो होती है अल्कलाइन। कैसी होती है? अल्कलाइन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एलोवाइल जो सॉइल होती है वो कैसी होती है? वो न्यूट्रल होती है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, और बाकी की जितनी भी मिट्टी बची है वो सारी कैसी होती है? एसिडिक होती है, ऐसे याद कर लो। ठीक है, ब्लैक, अल्कलाइन, एलोवाइल न्यूट्रल और बाकी सारी एसिडिक होती हैं। दोनों चीज अपने सिनॉप्सिस में अच्छे से लिख लीजिए। बार बार समय नहीं मिलेगा हम लोगों को कि भाई हम बार बार पढ़ पाए, तो बिल्कुल लिखते चलेगा। लाल पीली मिट्टी जो है हम देख के आए हैं हमारे बुंदेलखंड वाले, सॉरी हमारा जो बघेलखंड रीवा पन्ना वाला क्षेत्र है वहां पर पाया जाता है। ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण होता है। अन्य नाम इसका चलका डोरसा है, 33% भाग पर ये पाई जाती है। धान मुख्य फसल है। पूर्वी जो है, रुकिए लाल कलर यूज करने तो मुझे 1 मिनट रुकिएगा। ओके, मध्य मिट्टी का रंग लाल जो है फेरिक आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। मिट्टी का पीला रंग जो है वो फेरिक ऑक्साइड के हाइड्रेशन के कारण हो जाता है। मिश्रित मिट्टी जो है वो 10% भाग पर पाई जाती है। इसमें आयरन की अधिकता होती है। गेहूं, धान और तिल फसल होती है। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में ये पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी नदियों के अवसाद जमने से, अन्य नाम दोमट मिट्टी भी होता है। 3% भाग पर केवल ये पाई जाती है। पोटाश की अधिकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो कि जलोढ़ मिट्टी पूरी भारत में अगर जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो वो उपजाऊ क्यों होती है? क्योंकि इसमें पोटाश बहुत पाया जाता है। ठीक है, गेहूं, गन्ना और सरसों यहाँ पे बहुत होता है। चंबल व नर्मदा घाटी क्षेत्र। अब लेटराइट मिट्टी जाती है, अन्य नाम लाल भूरी मिट्टी या भट्टा मिट्टी भी इसको कहा जाता है। 2.5% भाग पर ही पाई जाती है, मतलब 2.5% भाग पर। ह्यूमस की कमी होती है लेटराइट में, इसीलिए ये उपजाऊ नहीं होती है, बिल्कुल कम, सबसे कम उपजाऊ होती है ये। और ज्वार, मक्का और बाजरा होता है यहाँ पर बहुत ज्यादा। अब देखो सिनॉप्सिस ऐसे बना ली हमने। देखो अन्य नाम की बात करूँ तो काली मिट्टी का अन्य नाम है रेगड़, कपासी, चेरनोजम। ठीक है, लाल पीली का चल ढोर, ऐसे याद कर लो। लाल पीली, देखो हमने अगर ढोर, जो बेवकूफ लोग होते हैं वो कुछ बोल देते हैं ना वो जल्दी से लाल पीले हो जाते हैं, तो चल ढोर
हमें बोला चल डोर से निकल, चल डोर से निकल, ढोर नहीं बोलना चाहिए इसको, चल डोर से निकल, ठीक है, क्योंकि इसमें जानवरों का वो अपमान होता है। चलो जलोढ़ मिट्टी जो होती है दोमट, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ है। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि जलोढ़ मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ है। लेटराइट मिट्टी की बात करूँ तो लाल भूरी या सफेद मिट्टी। देखो सफेद मृदा जब बोला जाता है ना तो लेटराइट का अन्य नाम है, ठीक है, लाल भूरा और सफेद मृदा, ठीक है। क्षेत्र हम लोग पढ़ के आए हैं, क्षेत्र मुझे नहीं लगता डबल से पढ़ा हूं मैं। काली मिट्टी, काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेसाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल मिट्टी फेरिक ऑक्साइड, ये हमको याद नहीं रहता मोस्टली, हम लगा के क्या जाते हैं फेरिक ऑक्साइड, काली मिट्टी का रंग पूछते हैं तो भी उसका टिटेनिफेरस मैग्नेसाइट है। लेटराइट का भूरा सफेद रंग केओलिन के कारण होता है, ठीक है। फसल देख लो, कपास मूंगफली काली में होता है, गेहूं गन्ना जलोढ़ में होता है, चावल लाल पीली में होता है, मक्का कॉफी लेटराइट में होता है। मिट्टी बचाओ आंदोलन की अगर मैं बात करूँ तो इसकी शुरुआत 1977 में हुई थी, लिख लो सिनॉप्सिस में अपने। 1977 में जो है हमारे मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यह आंदोलन मध्य प्रदेश में तवा बांध के कारण जल भराव और लवणता के खिलाफ शुरू किया गया था। अवनालिका अपरदन की बात करूं मैं तो इस प्रकार के अपरदन में मृदा में बड़ी व अधिक गहरी नालियां बन जाती हैं। इन खंडरों को बीहड़ कहा जाता है। हम नहीं बोलते बीहड़ वाला क्षेत्र हमारे चंबल का है, वहां पे डाकू निवास करते हैं, क्योंकि इस तरह के खंडर बनाई रहती है वो नदियां, उनको छुपने में आसानी हो जाती है, ठीक है। चंबल नदी के कारण द्वारा अवनाली का अपरदन देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित क्षेत्र श्योपुर, मुरैना और भिंड है। एक चीज और बच गई हमारी, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 भारत की कुल जैविक खेती में मध्य प्रदेश का योगदान 40% है। और अभी हमारा नया आएगा आर्थिक सर्वेक्षण, तब भी और पढ़ेंगे, लेकिन जब तक के लिए 40% ही है। चलिए आई होप, 1 मिनट आई होप नहीं, पहले ये तो पढ़े हम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो छूट ही गई। अम्लीय क्षारीय, अम्लीय कौन सी मृदा बताई थी मैंने, बताओ हम। मैंने बताया था काली मिट्टी जो है वो नहीं, क्षारीय कौन सी बताई थी, ब्लैक, ठीक है। क्षारीय कौन सी बताई थी, अल्कलाइन कौन सी बताई थी, ब्लैक बताई थी। न्यूट्रल कौन सी है, अल्वाइल है। बाकी जितनी भी, बाकी की जितनी भी है वो कैसी होती है, एसिडिक होती है, ठीक है। अधिक वर्षा के कारण मृदा की ऊपरी सतह से क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम आदि पानी में बह जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा का पीएच मान जो है वो 7 से कम हो जाता है। ऐसी मृदा को अम्लीय मृदा कहा जाता है। देखो ये रहा हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है, ये रही ब्लैक, ये रही एलोवाइल। तो एलोवाइल जो है वो तो न्यूट्रल है, ये बेसिक है, लेकिन ये जो क्षेत्र यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है इस कारण ये अम्लीय हो जाती है, ठीक है। अब अम्लीय मृदा में क्या होता है, H+ जो आयन है उनकी सांद्रता बढ़ जाती है, ठीक है। और अब इस सांद्रता को कम करने के लिए चूने का प्रयोग होता है। हम क्या लिखेंगे, अम्लीय मृदा चूना, एसिड चूना लगा गया, ठीक है, ऐसा मतलब कि एसिड जो है वो चूना लगा गया। क्षारीय मृदा की अगर मैं बात करूं तो जैसे ज्यादा वर्षा हो गई तो भैया H+ आयनों की सांद्रता बढ़ गई, लेकिन जब कम वर्षा हो जाती है तो कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम आदि घुलनशील होकर पानी के साथ नष्ट नहीं होते और ऊपरी सतह पर एकत्र हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है। ऐसी मृदा को क्षारीय मृदा कहते हैं। क्षारीय मृदा को OH आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। क्षारीय मृदा के समाधान के लिए जिप्सम और पाइराइट का अधिक प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हमारा ये वाला पोर्शन हो गया। कुछ एक अदर फैक्ट है जो मैं आपको बता देती हूँ, वो भी लिख लीजिए आप, कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, मैं बोल रही हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ स्थित है, भोपाल में स्थित है। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मोस्टली पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एक और चीज बची है कि ICAR के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी प्रकार की मृदा है, तो 4 लिख लो। मध्य प्रदेश में 4 है और 8 हमारे इंडिया में बताई गई है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और सिनॉप्सिस बनाते चलिए, जो भी कमी रहे आप मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।